नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑटो हूँ। पिछले 19 साल से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूँ कि क्या होती है ट्रेनर कॉम्पिटेंस। अगर हम डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो हमेशा ही हमारे लिए कॉम्पिटेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमने बच्चे को हमें कोई ट्यूशन दिलानी है तो हम ये देखते हैं कि हमारे घर के आसपास सबसे अच्छा टीचर कौन सा है। अगर हमारी तबीयत ख़राब हो गई और हम सोचते हैं कि हमें अपने आप को ऑपरेट कराना है तो हम ये देखते हैं कि हमारे घर के आसपास कौन सा सबसे अच्छा डॉक्टर है जो कि सर्जरी कर सकता है। बाई चांस अगर हम किसी लीगल केस में फंस गए हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि जितनी हमारी जेब में पैसे हैं उसके हिसाब से जो बेस्ट लॉयर है उसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ इसी तरह से ही ट्रेनर कॉम्पिटेंसी भी है। जब हम कॉम्पिटेंसी वर्ड की बात करते हैं तो ये दो शब्दों से बना है, नॉलेज और स्किल। जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो प्राइमरीली हमारा इंटेंट ये है कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में उस पर्टिकुलर ट्रेनर को क्या जानकारी है। और जब हम स्किल की बात करते हैं तो बेसिकली सॉफ्ट स्किल की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वो ट्रेनर उस ट्रेनिंग को दे सकता है जिससे कि वो जो पार्टिसिपेंट हैं उनको वो ट्रेनिंग समझ में आए, उनका बेनिफिट हो और उनकी नॉलेज का एनहांसमेंट हो। अगर ये दोनों काम हो रहे हैं तब हम कह सकते हैं कि जो भी ट्रेनर है वो सक्सेसफुल है। अगर ये दोनों काम नहीं हो रहे हैं तो इरिस्पेक्टिव ऑफ इसके कि वो ट्रेनर की नॉलेज कितनी भी अच्छी है वो ट्रेनिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी। से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत बेसिक एक ट्रेनिंग है और उसकी हम प्लान करते हैं कि वो ट्रेनिंग हमें देनी है। अब इसके लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेनर है उसको नॉलेज भी होनी चाहिए इसके बारे में, और दूसरी बात ये है कि उसको ये पता होना चाहिए कि उसको सिखाना कैसे है। अब अगर नॉलेज है और वो इसको सिखा नहीं पा रहा है लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पा रही है कि इसका मतलब क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है, इसके जो फॉर्मूलेज हैं उन सबको कैसे करना है, कैलकुलेशन टूल कैसे यूज़ करना है, तो जो भी ट्रेनिंग है वो बेकार होने वाली है। तो ये बहुत ज़रूरी है ट्रेनर की कॉम्पिटेंस के पर्सपेक्टिव से कि उसको नॉलेज भी होनी चाहिए और उसको स्किल भी होनी चाहिए। अगर उसको बताने की स्किल बहुत अच्छी है लेकिन नॉलेज नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि ट्रेनिंग हो तो जाएगी और हम सोचेंगे कि ट्रेनिंग तो बड़ी अच्छी हो गई लेकिन समझ कुछ नहीं आया। और दूसरा भी होता है कई बार कि ट्रेनर है तो बहुत अच्छा, मार्केट में बहुत अच्छा नाम है, लेकिन समझ कुछ नहीं आया, सब कुछ ऊपर से निकल गया। अब आता है दूसरा पॉइंट। वो पॉइंट ये है कि क्यों ट्रेनर की कॉम्पिटेंसी इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरीली 3 की कारण है जिस कारण से हम कह सकते हैं कि ट्रेनर की कॉम्पिटेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहला उसका रीज़न है वो तो इस बात से है कि उस ट्रेनिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है पार्टिसिपेंट में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनर की कॉम्पिटेंसी होनी ही चाहिए अच्छी। देन वो जो भी ट्रेनिंग मिल रही है क्या उससे बिज़नेस में कुछ इम्पैक्ट आया। अगर बिज़नेस में इम्पैक्ट आया तब हम कह सकते हैं कि वो ट्रेनिंग अच्छी है। अगर वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब जो भी ट्रेनिंग हुई है वो बेकार हुई है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि किस तरीके से जो पार्टिसिपेंट है उसकी नॉलेज है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कुछ फ़र्क आया। अगर उसके अंदर कुछ फ़र्क आया तब हम कह सकते हैं कि येस वो ट्रेनिंग यूज़फुल थी। अदरवाइज़ उस ट्रेनिंग के होने का कुछ फ़ायदा या फ़ायदा ना होने का एक ही बात होती है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई ट्रेनिंग होती है तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके अलग अलग लेवल होते हैं। कोई बहुत लो लेवल की नॉलेज होगी, कोई मीडियम लेवल की, कोई हाई लेवल की नॉलेज होगी। और हम कितनी भी कोशिश कर लें कभी भी ऐसा ट्रेनिंग का ग्रुप नहीं होता जहाँ सबके सब एक लेवल पे हों। ये डिफरेंट लेवल होते ही हैं। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कैसे जो सबसे ऊपर लेवल का आदमी है और जो सबसे लो लेवल का आदमी है दोनों को हम कैसे इंगेज कर पाएँ ट्रेनिंग में। क्योंकि अगर हमने नीचे वाले को इंगेज नहीं किया तो भी प्रॉब्लम है, अगर ऊपर वाले को इंगेज नहीं किया तो भी प्रॉब्लम है और ट्रेनिंग फेल होने वाली है। तो जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो साइकोलॉजिकल इशू रहता है कि जनरली पार्टिसिपेंट को कुछ ना कुछ नॉलेज तो सब्जेक्ट के बारे में होती है। तो जब भी ट्रेनिंग शुरू होती है तो सबसे पहले जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ये देखते हैं, वो जज कर रहे होते हैं कि क्या वाकई ये ट्रेनर इस लायक है कि हमें ट्रेनिंग दे सके या ना दे सकें। तो वो जो शुरू के 10-15 मिनट, आधा घंटा होता है वो बहुत क्रूशल होता है। अगर ट्रेनर उस समय अपनी नॉलेज के बारे में, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में या अपनी कम्युनिकेशन स्किल से लोगों को ये मैसेज दे पाए कि हाँ मैं सही हूँ इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग को देने के लिए, तो वो ट्रेनिंग चलेगी। बट अगर ट्रेनर शुरू में फेल हो जाता है लोगों को ये विश्वास दिलाने में तो वो कितना भी अच्छा ट्रेनिंग दे वो ट्रेनिंग चलने वाली नहीं है। कुछ एग्जांपल से मैं आपको शेयर करता हूँ। से फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो हम ये बात पकड़ते हैं
कि एक ट्रेनिंग है और उस ट्रेनिंग में अलग अलग लेवल के लोग हैं, जैसे मैंने आपसे कहा। तो ट्रेनर को किस तरह का क्वेश्चन किससे पूछना चाहिए? जो सबसे कमज़ोर कैंडिडेट है, अगर उससे कोई बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया तो उसका मनोबल टूट जाएगा और बाकी ट्रेनिंग भी उसकी बेकार होने वाली है। या कोई बहुत ही इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट है और उससे हम कोई बहुत ही सिली सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो पार्टिसिपेंट को लगेगा कि ये ट्रेनर ना चीज़ को समझता नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किससे कौन सा क्वेश्चन पूछना और किससे कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछना, तभी बात बनती है। देन एक दूसरा सिनेरियो खासतौर से कोविड के बाद निकल के आया है, वो यह है कि अक्सर ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत होने लगी है। जब ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है तो अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कहीं से भी कोई पार्टिसिपेंट आ सकता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जब नॉर्थ के भी कुछ पार्टिसिपेंट हैं और साउथ के भी कुछ पार्टिसिपेंट हैं। अभी नॉर्थ के लोगों को हिंदी ज़्यादा अच्छे समझ में आती है, साउथ के लोगों को इंग्लिश ज़्यादा समझ में आती है। तो अक्सर ये चैलेंज होता है ट्रेनर के लिए कि वो हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, मिक्स में बात करें। तो यहाँ पर एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस बनाना ज़रूरी होता है कि किस तरीके से जिन लोगों को हिंदी ज़्यादा समझ में आती है या जिन लोगों को इंग्लिश ज़्यादा समझ में आती है, उनको किस तरीके से बैलेंस स्ट्राइक करें जिससे कि ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो सके, नहीं तो फ्लॉप हो जाएगी। एक और तीसरा सिनेरियो होता है, वो तीसरा सिनेरियो होता है कि अक्सर जो ट्रेनिंग दी जाती है, कई बार ट्रेनर आता है और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चला देता है और वो बोलता जाता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सब समझ में आ रहा है। बट इसमें समझने की बात बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि अगर जो ट्रेनर है वो साथ में कुछ रेलेवेंट एग्जांपल्स नहीं दे रहा, वो कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंट दिखाने से पहले कुछ उसको एक उसकी गाइडलाइन नहीं दे रहा, तो लोगों को लगेगा कि अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही पढ़नी थी तो हमें दे दें, हम घर में जाके खुद भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेनर के लिए कि किस तरीके से उस बात को वो डिलीवर करें। देन एक बात और भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि जो भी ट्रेनर है, क्या उसके पास वो रिक्वायर्ड नॉलेज है या नहीं है। ऐसा इंडस्ट्री में बहुत कॉमन देखा जाता है, से फॉर एग्जांपल कोई स्टैटिस्टिकल टूल्स के ऊपर कोई ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसको कभी उस तरह की ट्रेनिंग मिली नहीं है। लेकिन मे बी वो चूँकि सीनियरिटी में ज़्यादा है, उसका डेजिग्नेशन बहुत ऊपर है, तो उनको कह दिया जाता है कि आप ट्रेनिंग दो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब किसी को खुद ही नॉलेज नहीं है और अगर वो ट्रेनिंग डिलीवर कर रहा है तो किस तरह की ट्रेनिंग होगी, उसका किस तरह का रिजल्ट आएगा। अब आता है पॉइंट नंबर 3, जो आखिरी पॉइंट है कि कैसे मॉनिटर करें कि ट्रेनर की कॉम्पिटेंस सही है या नहीं है। तो एक जो बहुत कॉमन तरीका जो अक्सर इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो होता है TTT, ट्रेन द ट्रेनर। ये एक तरीका होता है जहाँ पे ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, कैसे उन्हें ट्रेनिंग को डिलीवर करना है, किस तरह की सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, कैसे अपनी नॉलेज को एनहांस करना है, कैसे लोगों की अटेंशन को ग्रैब करना है, किस तरीके से लोगों को इंगेज रखना है सारे दिन, और उसके बेसिस पर से काम किया जाता है। दैन इसके अलावा एक जो और तरीका हो सकता है वो हो सकता है कि हम सिर्फ कॉम्पिटेंस, जो बेसिक हम बात करते हैं जिसके 4 फैक्टर्स होते हैं, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एंड स्किल, उसके बेसिस पे हम देखें कि जो भी ट्रेनर है कि क्या वो कॉम्पिटेंट है कोई ट्रेनिंग देने के लिए या नहीं है। से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, उसी एग्जांपल को अगर लेके चलें तो अगर उसकी एजुकेशन की बात करें तो इंटेंट हमारा ये हो सकता है कि मे बी उसको जानकारी होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, कोई कोर्स किया होना चाहिए या मे बी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कम से कम 2 साल का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करना है। देन जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की तो हम ट्रेनिंग में बात कर सकते हैं कि मे बी TTT किया होना चाहिए या हम कह सकते हैं कि उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए। और इसी तरह से हम स्किल की बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि क्या जो ट्रेनर है वो अंडरस्टैंड कर पाता है कि क्या एक्सपेक्टेशन है पार्टिसिपेंट की, क्या वो अपनी ट्रेनिंग को मॉडिफाई कर पा रहा है सामने जो पार्टिसिपेंट हैं उनके लेवल के हिसाब से, और किस तरीके से वो इंगेज कर पा रहा है सभी लोगों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके अलावा एक और जो बहुत ही पॉपुलर मॉडल है क्रिकपैट्रिक मॉडल, जो अक्सर हम ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करने के लिए यूज़ करते हैं। सेम मॉडल को हम यूज़ कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉनिटर द ट्रेनर इफेक्टिवनेस, क्योंकि उसके 4 लेवल होते हैं। जो उसका पहला लेवल होता है वो होता है रिएक्शन, जो दूसरा लेवल होता है वो होता है लर्निंग, तीसरे में बात करता है बिहेवियर की और चौथे में बात करता है इम्पैक्ट की। अब अगर इसको ट्रेनर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इमीडिएटली आफ्टर द ट्रेनिंग हम ये देख सकते हैं कि जो लोग फीडबैक दे रहे हैं ट्रेनर के बारे में वो क्या है, उससे आइडिया लगेगा कि लोग ट्रेनर के बारे में क्या सोचते हैं। जो दूसरा लेवल है वो नॉलेज के बारे में बात करता है। तो मे बी हो सकता है हमने एक प्री टेस्ट लिया हो
जहाँ पे मान के चलिए कि एवरेज स्कोर 60% आया है। तो अभी ट्रेनिंग के इमीडिएटली बाद एक और टेस्ट लिया जाएगा। अब यहाँ देखा जाएगा कि वो 60 से लेवल ऊपर गया, सेम था, लेवल नीचे था, वो एक आइडिया देगा विद रिस्पेक्ट टू कि ट्रेनर ने जो नॉलेज इम्पार्ट की वो ठीक से की थी या नहीं की। जो तीसरा लेवल आता है वो बात आता है विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर, कि अब जब वो पार्टिसिपेंट अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में या जहाँ भी वो काम करता है वहाँ चला गया, वहाँ पर अब वो उसने जो काम किया, क्या उसने उन चीज़ों को ठीक से इम्प्लीमेंट करना शुरू किया नहीं किया, तो उसको भी जज किया जा सकता है। वो जो चौथा लेवल है इम्पैक्ट, कि जो भी हमने जब ट्रेनिंग शुरू की थी, हमने सोचा था कि हम ये अचीव करना चाहते हैं, हमें लगता है कि अभी कोई स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ नहीं कर रहा, अब हम चाहते हैं कि जो पार्टिसिपेंट हैं वो स्टैटिस्टिकल टूल को यूज़ करना शुरू कर दें, तो क्या एक्चुअली में उन टूल्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ या नहीं हुआ। अगर वो हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि यस, वो ट्रेनर सक्सेसफुल था विद रिस्पेक्ट टू गिविंग दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग। अब बात करते हैं कुछ इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है वो तो यह है कि क्या टॉप मैनेजमेंट इस बात की इम्पोर्टेंस को समझता है कि जो ट्रेनर है उसको भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए अपना काम करने के लिए। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चैलेंज है कि ऐसा कितनी बार होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि जब हम किसी ट्रेनर को सिलेक्ट करते हैं तो इस बात पे सिलेक्ट नहीं करते हैं कि वो नॉलेजेबल है या उसके पास स्किल है देने के लिए, बल्कि अक्सर इस बात पे किया जाता है कि वो सीनियर लेवल का है या उसका डेजिग्नेशन बहुत बड़ा है, तो चलो जी उसको ट्रेनिंग के लिए लगा दिया जाए। और जो तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है, ऐसा कितनी बार कंपनी में होता है कि इस बात को ध्यान दिया जाता है कि एक ट्रेनर बनने के लिए क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए और रेगुलरली क्या उसको रिव्यू करने का कोई मैकेनिज़्म भी है। तो अगर मैं समरी करूं, मैंने बात की क्या होती है ट्रेनर कॉम्पिटेंस, क्यों ज़रूरी है ट्रेनर कॉम्पिटेंस, कैसे मॉनिटर कर सकते हैं ट्रेनर कॉम्पिटेंस, और क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनर कॉम्पिटेंस। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी ट्रेनिंग की सीरीज़ में रहेगा। यहाँ पर मैं बात करूँगा कि ट्रेनिंग की जो नीड्स हैं उनको हम किस किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस और ब्लॉग यूज़फुल हैं तो अपने फ्रेंड्स और कलीग से शेयर भी कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।